माँ बाप बच्चों का भला ही चाहते हैं। रात के 2 बज गए थे। दिव्या अभी तक घर नहीं आई। अनीता जी को चैन नहीं पड़ रहा था। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर बहुत चिंता हो रही थी उन्हें। पति अपने कमरे में ऑफिस के कुछ काम कर रहे थे। उन्हें अनीता की बेचैनी साफ नजर आ रही थी। वो एक कंपनी में बड़ी पोस्ट पर थे। वो कमरे से बाहर आए और अनीता से बोले, एक काम करो, दिन भर काम करते करते थक जाती हो, जाकर सो जाओ। मुझे ऑफिस का थोड़ा काम भी है, मैं देखता हूँ और मैं बात करता हूँ उससे। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। दिव्या कार में से उतरी और ड्राइविंग सीट से बैठे इंसान से कुछ बात की और जोर से हंस के घर की तरफ मुड़ी। जैसे ही उसने उन दोनों को दरवाजे पर देखा, वो बोली, अरे आप अभी तक जगी हैं? अनीता बोली, तुम जैसी लड़की होने पर नींद आ भी कैसे सकती है? तुम्हें हमारी कहाँ चिंता है? दिव्या बोली, तो क्या मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करूं? आप लोग भी समय के साथ थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए। अब कोई भी 7 बजे ही घर नहीं आ जाता, दिव्या ने कहा। तब अनीता जी बोली, तो रात में 2-2 बजे तक आने का भी समय नहीं है। बस करो अब, मेरा मूड नहीं है आपका भाषण सुनने का, और मैं अपना मूड खराब भी नहीं करना चाहती। गुड नाइट। और वो कोई गाना गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चली गई। सुनीता के पति विवेक बोले, सुबह बात करेंगे उससे, सो जाओ अब। लेकिन दोनों के चेहरे पर चिंता और उदासीनता साफ नजर आ रही थी। दोनों कमरे में चले गए। अनीता की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी इकलौती बेटी को कैसे समझाएं। अनीता जी अपने गांव में एक मशहूर डॉक्टर थी। उनके ससुर भी फौज से रिटायर्ड अफसर थे। कुल 4 लोग ही थे उनके परिवार में। सभी से दिव्या को प्यार और तारीफ ही मिलती रही। देखा जाए तो माँ बाप ने संस्कार तो अच्छे दिए, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी संगत उसके संस्कारों पर भारी पड़ रही थी। वो एकदम आधुनिक विचारों वाली बनने लगी। उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचना, लाइफ सिर्फ एंजॉय करना, रोज़ नई बॉयफ्रेंड, एक से ब्रेकअप तो दूसरा देखना, देर रात तक पार्टी करना इत्यादि। दिव्या अपनी माँ से भी ठीक से बात नहीं करती थी और माँ कुछ समझाने की कोशिश करती तो लड़ने लगती। दिव्या ने अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी की थी। वो अपने दादाजी की बहुत लाडली थी। उन्होंने ही दिव्या को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था। अनीता और विवेक के एक फैमिली फ्रेंड थे, मोहित और उनकी पत्नी विद्या। वे दोनों सीए थे। उनका एक लड़का था, शिवम, जो पेशे से वकील था। शिवम को दिव्या बहुत पसंद थी, पर उसको जिंदगी जीने का तरीका पसंद नहीं था, पर उसने कभी जताया नहीं। दिव्या को कभी कोई परेशानी होती तो वो सिर्फ शिवम को ही फ़ोन करती, पर वो उसे सिर्फ काम होने पर ही फ़ोन करती थी, और वो भी उसकी मदद के लिए दौड़कर चला जाता था। अनीता और विवेक की बहुत इच्छा थी कि दिव्या की शादी शिवम से ही हो, लेकिन दिव्या के बर्ताव के कारण उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी उसकी शादी की बात शिवम के माँ बाप से करने की। शिवम का दिव्या पर इतना प्यार था कि वो हर बार उसकी हर एक गलती को माफ़ कर देता था, लेकिन शिवम का ये भी मानना था कि प्यार, विश्वास, आदर, सम्मान, जिम्मेदारी निभाना, इंसानियत, ये भी जीवन में उतने ही मायने रखते हैं। और दूसरी तरफ
दिव्या का इन शब्दों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। दिन ऐसे ही बीतते गए। दिव्या अपनी मर्जी से घर आती और अपनी मर्जी से ही जाती। माँ बाप के मना करने का उस पर कोई असर नहीं होता था और उस पर दादाजी का लाड़। वे कहते, अरे कुछ नहीं, छोटी है अभी वो, समय आने पर सब समझने लगेगी। हाल में उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। जब उन्हें लगा कि वे बचेंगे नहीं, तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी दिव्या के नाम कर दी। एक रात वे ऐसे सोए कि फिर सुबह उठे ही नहीं। बहुत बड़ा आधार चला गया था तीनों का, ये कहना गलत नहीं होगा। काफ़ी दिनों तक रिश्तेदारों के आने का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे सब सामान्य जीवन जीने लगे। दिव्या को भी अपनी लाइफस्टाइल याद आई। वैसे भी वो किसी भी परिस्थिति को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी और अब तो दादाजी ने उनकी संपत्ति उसके नाम कर गए थे। फिर क्या था, दिव्या ने अपने माँ बाप को बिना बताए एक कार खरीद ले आई। अनीता बोली, अभी क्या ज़रूरत थी तुम्हें कार खरीदने की? कम से कम हमसे एक बार तो पूछा होता। दिव्या ने कहा, इसमें पूछने जैसा क्या था? मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है और अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा छोड़ने के लिए। और वैसे भी दादाजी ने कुछ सोचकर ही मेरे नाम पर उनकी प्रॉपर्टी की है। उतने में विवेक बोले, अरे बेटा, तुम्हें गाड़ी चलानी कहाँ आती है? कुछ दिन मेरे साथ ड्राइविंग पे चलो। वो बोली, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी रेडी है। अब तो दिव्या और अपनी मर्जी करने लगी। उसने सारी सीमाएं पार कर दी थी। गाड़ी इतनी तेज चलाती कि डर लगता कहीं कोई एक्सीडेंट न हो जाए। एक दिन दिव्या देर रात घर आई। अनीता बोली, दिव्या, तुम ड्रिंक करती हो, रात बेरात घर आती हो, गाड़ी इतनी तेज चलाती हो, कुछ कम ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? वो बोली, मम्मी मुझे लेक्चर मत दो, थक गई हूँ तुम्हारी बातें सुनते सुनते। जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। और गाड़ी की चाबी लेकर चली गई। विवेक और अनीता बहुत टेंशन में रहते थे। एक रात दिव्या ने बहुत शराब पी ली थी। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने दोस्त आदि को छोड़ने उसके घर जा रही थी। जैसे तैसे वो ड्राइविंग सीट पर बैठी। आदि ने कहा, दिव्या, क्या तुम गाड़ी चला पाओगी? वो बोली, डोंट वरी, मुझे आदत है। और वो बहुत तेज़ गाड़ी चलाने लगी। उसे ना तो किसी की फिक्र थी और ना ही किसी का डर। अचानक उसका गाड़ी पर से संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी उल्टी दिशा में घूम गई। सामने से एक गाड़ी आ रही थी और दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सामने वाली कार में एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बगल में उसकी पत्नी और पीछे एक बच्चा बैठा था। दिव्या को भी काफ़ी लग गई थी। आदि बहुत डर गया था। जैसे तैसे वो गाड़ी से उतरा और सामने वाली गाड़ी को देखने गया। देखा तो तीनों को काफ़ी लग गई थी। आदि आकर दिव्या से कहता है कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर तो मानो दिव्या का सारा नशा ही उतर गया हो। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो आदि से मदद मांगने लगी कि कुछ करो, मुझे बचा लो। और आदि ये कहकर निकल गया कि अब तो पुलिस केस बनेगा और अगर मेरा नाम आया तो मेरे पापा
मुझे घर से निकाल देंगे। और वो वहाँ से चला गया। अब तो दिव्या और ही अकेली पड़ गई थी। आधी रात घायल अवस्था में उसे पहले तो कुछ सूझा नहीं, पर थोड़ी देर में उसे एक ही नाम याद आया, वो मतलब शिवम। उसने जैसे तैसे शिवम को फ़ोन किया और हर बार की तरह शिवम उसकी मदद करने पहुंच गया। शिवम के आते ही वो उसके गले पड़ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने उसे समझाया और कहा, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। घर चलते हैं, पर पहले मुझे कुछ फ़ोन करने दो। उसने अपने एक पुलिस दोस्त और एक डॉक्टर को फ़ोन किया। दोनों उसके गहरे दोस्त थे। दोनों थोड़ी देर में आ गए। डॉक्टर ने उन तीनों को चेक किया। पता चला कि तीनों ही ख़त्म हो गए थे। दिव्या को ये जानकर मानसिक धक्का लगा। उसे अस्पताल ले जाया गया। शिवम के माँ बाप आए थे उसे देखने के लिए, पर उसके माँ बाप नहीं आए थे। कई दिनों तक पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर दिव्या मानो पागल सी हो गई थी। मानसिक और शारीरिक तनाव के कारण उसकी तबीयत बहुत खराब सी हो गई थी। अजीब सी दिखने लगी थी। लाइफ एंजॉय करने वाली अब घर के एक कोने में एक टक लगा के बैठी रहती थी। थोड़ी सी लापरवाही से 3 जानें चली गई। ये सोचकर वो खुद को माफ़ ही नहीं कर पा रही थी। शिवम ने ही उसका केस लड़ा। काफ़ी दिनों की मशक्क़त और मेहनत के बाद उसे ज़मानत मिल पाई थी, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उसके दोस्त तो जैसे गायब हो गए थे। हॉस्पिटल बेड पर पड़े पड़े वो अपने जीवन का विचार करती रहती। रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी। शिवम ने उसे कोर्ट कचहरी के जंजाल से तो निकाल दिया था, लेकिन वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रही थी। शिवम और उसके माँ बाप हमेशा उसके साथ रहते, उसकी हिम्मत बंधाते, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। वो खुद को इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकाले, इसी कोशिश में लगे रहते। धीरे धीरे सभी के साथ प्यार और लाख कोशिशों से वो ठीक होने लगी थी। अब उसे माँ बाप का प्यार, दुलार, उनकी ममता, उनकी चिंता करना अब सब समझ आने लगे थे। इंसानियत, दोस्ती, जिम्मेदारी, इनका अर्थ समझ आने लगा था। व्यवहारिकता और आधुनिकता, रहन सहन, संगत, अब ये सब सही लगने लगे थे। एक दिन उसने अपने फ़ोन से अपने माँ, पापा, शिवम, उसके मम्मी पापा सभी को बुला लिया था। उसने सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा थी। उतने में शिवम आता है। वो शिवम के गले लग रोने लगती है और कहती है कि इस बार मैंने तुम्हें किसी काम से नहीं बुलाया, बल्कि आप सभी की माफ़ी चाहिए थी, बस इसीलिए बुलाया। शिवम ने भी उसे गले लगाकर चुप कराया। दोनों परिवार को लग रहा था कि जो इच्छा थी वो पूरी होने के संकेत दिखने लगे हैं। सभी के चेहरों पर खुशी, संतोष, समाधान था, लेकिन आँखों में आंसू थे। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।